हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई18 थिंकिंग। आज हम सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में होता है उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों के हेल्प से हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट भी आज हम सीखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ टॉप 5 क्वेश्चन लिया है और उन्हीं टॉप 5 क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सवाल है। सेकंड क्वेश्चन हमारा मोलरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सवाल है। थर्ड क्वेश्चन हमारा हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है। एंड फिफ्थ सवाल हमारा राउट लॉ, हेनरी लॉ एंड डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल है। तो हम डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम को सीखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो हम न्यू क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो सबका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी, इफ़ अल्फ़ा वैल्यू इज़ नॉट गिवन, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी है तो हम मान लेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वी कंसीडर ऑल द, जो भी हमारे पास कंपाउंड, वी कंसीडर ऑल द कंपाउंड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अल्फ़ा दिया होता है तो फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इफ़ अल्फ़ा वैल्यू इज़ नॉट गिवन वी कंसीडर ऑल द कंपाउंड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कम्प्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन बराबर दे दिया है, हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ना बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कैसे बताएंगे, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू से बताते हैं, वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू से। तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सब में डिसोसिएशन ही होगा, क्योंकि NaOH टूटेगा Na प्लस OH माइनस में, Na2SO4 टूटेगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस में, NH4NO3 टूटेगा NH4 प्लस NO3 माइनस में, KNO3 टूटेगा K प्लस NO3 माइनस में। किसी को लगेगा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इस तरह से, लेकिन यहाँ अल्फ़ा नहीं दिया तो हम सबको मान लेंगे कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। अब वांट ऑफ फैक्टर कैसे आता है, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई n-1। तो यहाँ पर अल्फ़ा 100% मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1 मान लेंगे, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा की जगह 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई n-1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस n-1, ठीक है। तो I इज इक्वल टू n आ जाएगा, मतलब जितने नंबर आप आयन में टूटेगा वही I की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लो कितने आयन में टूट रहा है, ये 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 और ये 2 प्लस 1। तो सबके I की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी, नहीं सॉरी, यहाँ 1 प्लस 1 2, यहाँ 3, तो 2 2 2 3, मतलब I सब में तो 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट और I का रिलेशन क्या होता है, अगर मैं बताऊँ तो नंबर ऑफ़ आयन, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाता है, बोलते हैं क्या करते हैं, तो अगर हमारा नंबर ऑफ़ मतलब नंबर ऑफ़ आयंस या I की वैल्यू बढ़ती है, वांट ऑफ फैक्टर बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सबका बराबर है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ़ आयन से फ़र्क पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इसमें, अब बताओ, जिसके बाद नंबर ऑफ़ आयन ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर यही लगाना था, सारे में हमें कॉन्सेंट्रेशन बराबर दे दिया था, तो हम कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। हमें पता है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट ऐड करेंगे उतना हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था। तो यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट सबका कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर है, तो वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू जिसकी बढ़ेगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन का। तो जिसका नंबर ऑफ़ I मतलब नंबर ऑफ़ आयन जितना हो ज़्यादा होगा उतना होगा। तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट कर दिया क्योंकि अल्फ़ा नहीं था। अब
सब में नंबर ऑफ आयन काउंट किया, आई की वैल्यू वन ऑफ फैक्टर, सबके लिए 2 आया, इसके लिए 3 आया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि हमारे पास 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन है। हमारे पास क्या है, NaCl उसका सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन, NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या दी हुई है, V1 मान लेते हैं, वॉल्यूम इसका 4 लीटर दे दिया, और मोलरिटी इसकी M1 क्या दे दी है, 0.02 मोलर, और फिर इसको डाइल्यूट किया जा रहा है, 1 लीटर ऑफ वाटर एक्स्ट्रा ऐड करके 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया है। सॉरी, यहाँ मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी, इसको मोलरिटी कर लेंगे। तो मोलरिटी ऑफ द हमें रिजल्टेंट सोल्यूशन निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। 1 लीटर वाटर ऐड करने के बाद हमें क्या होगा, अगर मैं फाइनल इसके लिए वॉल्यूम अब पूछूं तो पहले 4 लीटर था, तो V2 क्या आ जाएगा, 5 लीटर, और इसकी मोलरिटी M2 क्या है, निकालना पड़ेगा, मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन, इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला हमारा जो लगेगा वो लगेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या हो जाएगा, M1 है 0.02, वॉल्यूम V1 4 लीटर, M2 निकालना है, वॉल्यूम V2 कितना है 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू 0.002 मल्टीप्लाई फॉर 0.08 डिवाइडेड बाई 5, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.016 मोलर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो बाद में होगा वो पहले होगा, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 एक रिलेशन आता है, मोलरिटी पहले से ही पता थी 0.02, वॉल्यूम पता था, 1 लीटर वाटर ऐड करने के बाद वॉल्यूम 5 लीटर हो गई, इसके लिए फाइनल रिजल्टेंट निकालना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा KH वैल्यू का सवाल है। तो KH वैल्यू के सवाल में क्या कह रहा है, KH वैल्यू फॉर, तो हेनरी लॉ कब डिफाइन होता है, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आपको दिख भी रहा होगा कि सारे गैस हैं और इसको वाटर में सॉल्युबल करा रहे हैं, वाटर में इसको सॉल्युबल करा रहे हैं, और इसकी KH की वैल्यू दे दी हुई है, ठीक है। तो KH वैल्यू फॉर आर्गन गैस, CO2 गैस, HCHO गैस, हाँ, तो KH वैल्यू फॉर आर्गन गैस, CO2 गैस, HCHO गैस एंड CH4 गैस आर डिफरेंट वैल्यू दे दी हुई है, 40.39, 1.67, 1.83 × 10⁻⁵ एंड 0.413। तो इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो होता क्या है, इसके लिए रिलेशन आपको पता होना चाहिए। KH जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा गैस उतना लिक्विड में कम सॉल्युबल होगा, तो KH बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ जाएगा, लेकिन KH अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो देख लो, सबसे ज़्यादा KH की वैल्यू जहाँ आगे आएगी ज़्यादा वहाँ सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो सबसे ज़्यादा KH की वैल्यू ये है 40.39 है, फिर 1.67 है, फिर 0.413 और ये है, तो 40.39 मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, तो आर्गन तो लास्ट में आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। और उसके बाद क्या आएगा, आर्गन के बाद आएगा हमारा CO2, ठीक है, ऑप्शन सी तो सॉल्व हो गया, बाकी देख लेते हैं। फिर आएगा हमारा लास्ट वाला CH4 और HCHO सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि 10⁻⁵ मतलब 0.00000183 मतलब बहुत लो वैल्यू है, लेकिन इसकी KH की वैल्यू मिनिमम है, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब CO2 गैस मतलब हमारा जो HCHO ये सबसे ज़्यादा होगा। थर्ड हमारा क्या HCHO, तो HCHO ये हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हमें पता होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि जितना ज़्यादा KH की वैल्यू उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास 3 एक्वस सोल्यूशन है NaCl, उसको लेबल्ड कर दिया गया है, जैसे अगर लेबल्ड एज ABC विथ कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर फॉर दिस सोल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, NaCl हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रेशन भरा हुआ है NaCl का, एक में 0.1 मोलर NaCl है, एक में 0.01 मोलर NaCl है, और एक में हमारे पास
001 मोलर NaCl है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ आयंस तो 2 होंगे, नंबर ऑफ आयंस 2 होंगे, नंबर ऑफ आयंस यहाँ भी 2 होंगे, 2 मतलब टूटेंगे। लेकिन जो हमारा वन टॉप फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अल्फ़ा पे डिपेंड करता है ना, अल्फ़ा कितना ज़्यादा होगा। अगर ये हमारा I1 इंटू C1, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो I1 इंटू C1 बेटर आंसर देगा, I2 इंटू C2, I3 इंटू C3। ठीक है, तो वन टॉप फैक्टर जो हमारे सोल्यूशन का है, वो सोल्यूशन का हमारा कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा हमारा वन टॉप, उतना नंबर ऑफ आयन होगा, उतना नंबर ऑफ आयन होगा। मतलब यहाँ पर देखो 0.1 मोल ऑफ Na प्लस एंड यहाँ पर 0.0 मोल Na प्लस Cl माइनस। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होगा, यहाँ नंबर ऑफ आयन ज़्यादा, उससे कम, फिर ये लास्ट में सबसे कम, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है तो नंबर ऑफ आयन ज़्यादा किसका होगा, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होगा, और उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होगा तो उसका वन टॉप फैक्टर भी ज़्यादा आएगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो IA इज़ ग्रेटर देन IB इज़ ग्रेटर देन IC। तो सोल्यूशन में हमारे A की ज़्यादा, फिर B की, फिर C की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम का सवाल है, तो आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा सोल्यूशन चैप्टर में। तो रिलेशन, बस हम रिलेशन को मैच कराना है। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ बोलता है कि जो हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, राउल्ट्स लॉ बोलता है P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, या आप रिलेशन डिराइव करते ही होंगे। हेनरी लॉ के लिए KH आना चाहिए। हेनरी लॉ P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। तो हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो राउल्ट्स लॉ मतलब A का होगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, B का होगा हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन, C D E की अगर मैं बात करूँ तो C का होगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, D का होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, एंड E का होगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू। तो हम इन सारे 5 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए जो कि NCERT एग्जाम्पलर में है, जो आपके कंपटीशन और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इस बार अगर आपने नीट के एग्ज़ाम में देखे होंगे तो NCERT एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन के ही क्वेश्चंस एग्जैक्टली मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट हुए हैं। तो नेक्स्ट जब मैं सेशन लाऊंगा तो उसमें उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो हमें NCERT एग्जाम्पलर दोनों को फोकस करना चाहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो NCERT इज़ द की, NCERT को इग्नोर नहीं करना है, NCERT एग्जाम्पलर के भी प्रॉब्लम को करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।